मैं भी तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में फेल हुई थी, पर मैंने हार नहीं मानी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के समय भी मैं एक गृहिणी थी, मेरी शादी हो चुकी थी, मैं शिखर पर टॉप पर पहुंचकर वापस औंधे मुंह गिरी हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आज रिजल्ट आप सबके सामने। मैंने ठान ली थी कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं मिलेगा, तब तक मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। चूंकि मेरे पास मौके बहुत अच्छे थे, मैंने मेहनत कर ली थी, तो 2020 का इंटरव्यू मैं दे चुकी थी, 2019 का मैं मेंस क्लियर कर चुकी थी, उसका इंटरव्यू अभी मुझे देना है, और 2021 का मैंने मेंस भी मुझे देना था 17 जुलाई वाला। तो मैंने ठान लिया था कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि तू बड़ी ढीठ है तुझे कितना बोलो कि कब तक पढ़ेगी, पर तू मानती नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसे कभी कभी ताने मारते थे, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया था, अपने आप को अंदर से बहुत ऐसे मतलब कोस रही थी यार कि सिम्मी तुम कैसे सो सकती हो, तुमको पढ़ना था। और इतने में मेरे एक फ्रेंड है, उनका फ़ोन आता है, वो मुझसे बोलते एकदम भरभराती हुई आवाज़ में कि दीदी आप जो है वो डिप्टी कलेक्टर बन गई हो, आपकी 3री रैंक लगी है। तो मैंने बोला कि क्या बात कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। तो आज मेरे साथ है MPPSC टॉपर, जिनकी मध्य प्रदेश में 3rd रैंक है, सिम्मी यादव मैम। तो मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे, क्या जर्नी रही यहाँ तक आने में, कितना टाइम लगा और कौन कौन सी चैलेंजेस या चुनौतियों को सामना करना पड़ा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश में 3rd रैंक आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम आपके एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा और पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपका? एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करें तो मैंने MSc किया है कंप्यूटर साइंस में, गवर्नमेंट होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से, और BSc भी कंप्यूटर साइंस में किया है शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय किला मैदान से। और फैमिली बैकग्राउंड की मेरी बात करें तो जो है मेरा विवाह 2016 में श्री राहुल यादव जी के साथ हुआ। हस्बैंड है वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मेरे ससुर जी जो है वो जर्नलिस्ट हैं, और मेरी जो सासू माँ है वो हाउसवाइफ है। वही मेरी मम्मी की मैं बात करूं तो मेरी मम्मी आंगनबाड़ी में पर्यवेक्षक हैं, और मेरे पिताश्री जो है वो इंदौर नगर निगम में अधीक्षक हैं। और तैयारी कब से शुरू की थी आपने, शादी से पहले या शादी के बाद? एक्चुअल में शादी के बाद ही मैंने PSC की जो तैयारी है वो स्टार्ट की थी, और शादी के पहले मैं बैंकिंग की मैं तैयारी किया करती थी, और जो बैंक PO था उसमें 0.5 में मेरा इंडिविजुअल कट ऑफ रुका था, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ मेरा ज़्यादा था। लेकिन चूंकि बैंक एग्जाम में आपको इंडिविजुअल कट ऑफ भी निकालना होता है, तो किन्हीं कारणों से जो है मैथ्स वो 0.5 मार्क्स से कट ऑफ रुक गया था, तो बैंकिंग से मेरा उस समय मोहभंग हो गया। लेकिन उसके बाद में 2014 में मेरा MSc कंप्लीट हो गया था कंप्यूटर साइंस में। तो उसके बाद फिर मुझे ज़्यादा तैयारी करने का मौका नहीं मिला। जो है घर वालों ने शादी कर दी उचित समय देखकर, तो मैंने बिल्कुल उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शादी की। मेरे घर वालों ने मुझे समझाया था कि अगर तुम आगे कुछ करना चाहती हो तो शादी जो है वो अंत नहीं होता, ये नए जीवन की शुरुआत होती है। तो बड़ों की बात को मानकर मैंने जो है वो शादी की और मैं आगे बढ़ी। मेरे जो हस्बैंड हैं वो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 2 साल तक शादी के मैंने अपनी घर गृहस्थी को संभाला, घर परिवार को समझा जाना। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड से एक इच्छा जाहिर की, अपने दिल की बात उन्हें बताई कि मैं जो है वो अब PSC की तैयारी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मेरी बात को बहुत महत्व दिया और मुझे इनकरेज किया और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मुझे बहुत प्रेरणा दी, जिसके बलबूते मैंने अपनी तैयारी सही मायनों में जो है वो 2018 में PSC की चालू की थी। आप बहुत किस्मत वाली हो, क्योंकि आपको ऐसे हस्बैंड मिले कि आपको तैयारी में आपका पूरी हेल्प की जी। नहीं तो शादी के बाद कई लड़कियां नहीं कर पाती तैयारी। ईश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे घर में मेरा विवाह हुआ जहाँ पर एक मतलब बहू को बेटी से कम नहीं समझा गया और बिल्कुल तैयारी के लिए सपोर्ट किया गया। तो उसके लिए तो मैं ईश्वर की शुक्रगुजार हूँ। तो तैयारी की शुरुआत कैसे की थी और कब से की थी? 2018 से ही तैयारी की मैंने शुरुआत की थी। 2018 में असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एक एग्ज़ाम आया था PSC के थ्रू, तो उसकी तैयारी के लिए मात्र 2 महीने का समय मिला था। उसमें मेंस एग्ज़ाम होना था और उसके बाद में इंटरव्यू होना था। 2 फेज़ का वो एग्ज़ाम था। मैंने मेंस क्लियर किया। 550 में से 330 मार्क्स जो थे वो मेरे मेंस में आए थे और मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी। इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन से मैं 1 नंबर से चूक गई थी।
वेटिंग में मेरा नाम आया था, मतलब जब रिज़ल्ट आया तो लिस्ट में मेरा नाम था, लेकिन वेटिंग लिस्ट में था, जो कि चूँकि वो बहुत अच्छी पोस्ट थी तो वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई। मैं बहुत निराश भी हुई कि अगर एक नंबर से मैं बाहर हो गई तो मैं बहुत टेंशन में थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अगर मेरा 2018 में सिलेक्शन हो जाता तो वो मेरे जीवन में मुझे बहुत जल्दी मिल जाता। तो मुझे ना कुछ अनुभव मिलते, ना मैं सोने में जैसे सोना है जो जब तपता है तभी वो आभूषण बनता है, ऐसा कहा जाता है। तो वो मुझे ऐसा लगता कि वो भगवान ने ठीक किया, अगर तब मुझे देता भगवान तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता। तो भगवान ने मुझे लेट दिया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा दिया। साल भर तो मुझे उस दुख से उबरने में लग गया, लेकिन वो साल भर जो मैंने उसका दुख मनाया वो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम ही था दरअसल देखा जाए तो। क्योंकि जब हम कभी असफल होते हैं तो सीधी सी बातें, ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, लेकिन व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करके वो अपने स्वर्णिम समय, जो आने वाला भविष्य, उसी को अपना जो भूत बीत गया है उसके पीछे वो ख़राब कर देता है। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने अपनी इस गलती को जल्दी से ओवरकम कर लिया। अपने मित्रों, अपने माता पिता, अपने हस्बैंड, सबकी सिंपैथी मेरे साथ रही और मैंने उसको बहुत जल्दी ओवरकम किया और मैं फिर पूरे नए जुनून और नए उत्साह के साथ में लग गई। फिर मैंने 2019 की प्री दी। 2019 की प्री मेरी निकली, बहुत अच्छे नंबर आए थे प्री में। फिर मैंने मुख्य परीक्षा के लिए बहुत इंतज़ार किया, इस बीच में कोविड आ गया था, तो जो है मुख्य परीक्षा काफ़ी लेट हुई, साल से 2 साल का वक्त लग गया। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल टाइम था कि कब होगी परीक्षा, कब होगी। मेरा पहला ही मेंस था, तो मैं बहुत चिंतित भी रहती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। कोविड में जब सारे कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे, कहीं प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं था, पढ़ने के लिए लाइब्रेरी नहीं थी, तब मैं घर पे ही सुबह उठकर जो है आंसर राइटिंग करती थी। पुराने जो भी पेपर्स थे उनका मैंने विश्लेषण किया था, क्योंकि अगर हम किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम का पैटर्न हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पैटर्न पता है, और चूँकि मेंस एक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज होती है, आप देखेंगे कि जो रिज़ल्ट आया उसमें मेरे मेंस में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं और उसी के दम पर जो है वो मुझे डीसी की जो पोस्ट है वो मिली है। तो मेंस की जो तैयारी है वो 2 या 3 महीनों में नहीं होती। 2 या 3 महीनों में तो मेंस को केवल फिनिशिंग दी जाती है। तो साल, 1.5 साल, 2 साल, जो भी कोरोना वाला जो टाइम था वो एक क्रूशियल टाइम था। लेकिन जब बोलते हैं कि अगर हम शांति काल में अगर हम युद्ध की तैयारी कर लें, शांति काल में अगर हम पसीना बहा लें तो हमें युद्ध काल में जो है वो रक्त नहीं बहाना पड़ता। तो मैंने उस रणनीति को लेकर काम किया, मैंने उस अवसर को भुनाया, उस कोविड के लॉकडाउन को मैंने भुनाया, और शांति काल चल रहा था तब मैंने अपना पसीना बहाया और मैंने बहुत अच्छे से उसकी तैयारी कर ली। चूँकि वो 2019 की तैयारी थी और 2019 का मेंस भी मेरा निकला, अभी मुझे उसका इंटरव्यू देना है। 2019 की जो एग्ज़ाम है वो किसी कारणों से पीछे रह गई। 2020 ने उसको रफ्तार आगे तेज पकड़ते हुए, हालांकि 2020 में सिलेबस भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ था। तो चूँकि मेरे 19 के नोट्स काफ़ी प्रॉपर रेडी थे, जो सिलेबस था वो जो 80% सिलेबस था वो इधर का उधर किया गया था और 20% नया ऐड किया गया था। तो मैंने जो सिलेबस की डिमांड थी उसके हिसाब से अपने पूरे नोट्स को मैंने रीअरेंज किया और मेरे दोस्तों की सहायता से मैंने जो है वो 20 की भी तैयारी की और मैंने फिर 20 का भी मेंस लिखा और मेरा निकला और आज मैं आपके सामने हूँ। मैम, पर बात की जाए, जैसे कि आपने तैयारी की शुरुआत की, जी, शुरुआती दौर में आपको कौन कौन से प्रश्न थे कि बुक्स का चुनाव कैसे करें, नोट्स कैसे तैयार करें, कैसे आंसर राइटिंग करें? जी, क्या आपने प्री की तैयारी पहले की थी या मेंस की? सबसे पहले मैंने प्री की ही तैयारी की थी, क्योंकि देखिए प्री ही जो एक गेट पास होता है जो आपको मेंस देने के काबिल बनाता है। अगर आप प्री से बाहर हो गए तो आप मेंस नहीं दे पाएंगे। तो प्री जो है वो फर्स्ट स्टेज है और उसको इतना सरल भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एक नंबर से प्री रुक जाता है। तो प्री के लिए मैंने जो है वो काफ़ी जो है पुस्तकों का अध्ययन किया और उसके अलावा मैंने अलग अलग संस्थान के नोट्स थे उनका अध्ययन किया। इसके अलावा मैंने इंटरनेट के माध्यम से कहीं जानकारी जुटाई और ऐसे करके मैंने अपने स्वयं के नोट्स बनाए। पर चूंकि प्री में नोट्स बनाने का इतना ज़्यादा महत्व रहता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़ना होती है। तो फिर मैं समय रहते जो भी करंट अफेयर्स की बुक्स वगैरह थी और जो भी नए नोट्स करंट के ऐड होते हुए मुझे मिलते थे, मैं उन सबको पढ़ती थी। प्री में जो है हमको एमपी पर खास ध्यान देना होता है। एमपी के प्रश्न उनका वेटेज ज़्यादा रहता है, क्योंकि एमपी की परीक्षा है ये। इसके अलावा खेल का वेटेज अच्छा रहता है, करंट का वेटेज अच्छा रहता है। प्रश्न पत्र के कुछ ऐसे आधार रहते हैं जिनके बेस पर मतलब प्री को जो है हम क्लियर करते हैं। तो उन सभी सब्जेक्ट्स को मैंने रणनीतिक रूप से
ज़्यादा फोकस किया। इसके अलावा मैंने जो है वो ऑब्जेक्टिव्स लगाए, ताकि ऑब्जेक्टिव में मैं अपनी जो भी है अपनी ताकत, अपनी जो तैयारी है उसको मैं परीक्षण कर सकूं। तो उससे मुझे काफ़ी मदद मिली और प्री के प्रति मैं एकदम फेमिलियर हो गई। मैंने प्री के पुराने जो पेपर्स थे जो आयोग ने लिए थे उनको लगाया और मैंने प्रकृति समझी कि आयोग चाहता क्या है। हर एक एग्ज़ाम की अपनी एक प्रकृति होती है और अगर बच्चा उसकी प्रकृति से परिचित हो जाता है तो वो उस एग्ज़ाम को क्रैक निश्चित तौर पर कर लेता है। तो वही मैंने रणनीति अपनाई और हर बच्चे को मुझे लगता है कि ये अपनाना चाहिए। तो उस तरीके से मैंने प्री की तैयारी की और फिर जब मेरा एक बार एग्ज़ाम को निकलने का सिलसिला चला तो वो कारवां जो है वो रुका नहीं और आज आके अंत हुआ और वो सर्वोच्च पद जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। इस बीच आपने मेंस की तैयारी कैसे की थी और मेंस के नोट्स का चुनाव कैसे किया था और क्या आपने अपने नोट्स तैयार किए थे? किस आधार को मानते हुए, किस टाइप से, कौन कौन सी बुक्स को आपने आधार माना और अपने नोट्स तैयार किए? देखिए, पर्टिकुलरली किसी स्पेशल बुक को मैं पढ़ने की तो आदी नहीं थी, क्योंकि मुझे मोटी मोटी किताबें देखकर तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता था कि उसमें समय बहुत चला जाएगा। और पीएससी जो है वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जो है वो मानता है। और जब से 2020 का सिलेबस चेंज हुआ है तब से तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क की पीएससी में ज़रूरत होगी। तो ज़रूरी नहीं कि हम मोटी मोटी रामायण वाली किताबें पढ़ें तब जाके ही हमारी पीएससी निकलेगी। आपको स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं 4-5 जगह से सोर्स ले लेती थी पढ़ने के लिए। बहुत सारा मटेरियल है मार्केट में अवेलेबल है, तो उन सब का मैं अध्ययन करती थी। बहुत मेहनत मैंने की और उनका एक जो था एक निचोड़, एक सार, जो किसी चीज़ की कोई बातें अच्छी लगती थी तो वो वाला टॉपिक उस चीज़ में से मैं अपनी कॉपी में लिख लेती थी। किसी बुक की कुछ बातें अच्छी लगती थी, किसी नोट्स की कुछ बातें, तो इस तरीके से मैंने अपने एक नोट्स का बंच तैयार किया था। ऐसा कहा जाए कि आपने कई बुकों से अपना सोर्स इकट्ठा किया, फिर अपने खुद के नोट्स तैयार करके तैयारी पूरी? हाँ जी, बिल्कुल जी। टाइम को मैनेज कैसे किया, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पेपर छूट जाता है? देखिए, जो पीएससी है उसमें मेंस निकालने के 3 रूल हैं। एक तो यह है कि सबसे पहले आपके हथियार जो है, अगर आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, पीएससी एक मैराथन है और मेंस एक युद्ध है, तो अगर हम मेंस को लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हमारे हथियार जो है वो तैयार होना चाहिए। हथियार बोले तो हमारे नोट्स। और चूंकि अब 2020 में तो सिलेबस काफ़ी वास्ट है, आप खुद ही आपको पता होगा, तो उसके हमको शॉर्ट नोट्स हमारे तैयार होने चाहिए। मतलब कि हमारे हथियार जो हैं वो पूरी तरीके से तैयार होने चाहिए। तो अब तक हम युद्ध में जाएंगे तभी जीतेंगे। अगर हम बिना हथियार के चले जाएंगे तो मारे जाएंगे। धार होना चाहिए जी। तो हथियार, हाँ बिल्कुल, धार होना चाहिए। मतलब कि रिवीजन, हथियार में क्या होना चाहिए, धार होनी चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें थी। तो मैंने सबसे पहले अपने हथियार, मतलब कि अपने नोट्स जो थे वो रेडी करें। रेडी किस तरीके से करें वो मैंने आपको बता दिया कि सारी जो भी चीज़ें 4-5 सोर्स में लेकर आती थी अच्छे, उनका निचोड़ मैं अपनी कॉपी में लिखती थी। तो ये मेरी पहली स्टेज थी। उसके बाद में दूसरी स्टेज, इसमें जो रोल रहता है वो राइटिंग प्रैक्टिस का रहता है। क्योंकि आप लाख पढ़ लें, आप लाख विद्वता आप धारण कर लें, लेकिन वहाँ पर बोलेगी तो सिर्फ आपकी कॉपी, क्योंकि आप वहाँ पर नहीं होंगे उन्हें बताने के लिए। आप भले ही मेरिट में आए हों 12th में, खैर मेरे एकेडमिक्स अच्छे थे। 12th में 10th में 86% था और बीएससी में मैंने कंप्यूटर साइंस में, मतलब कॉलेज में पूरा टॉप किया था। तो एकेडमिक्स काफ़ी अच्छे थे और मेरा साइंस बैकग्राउंड था, तो मुझे थर्ड पेपर में कभी इशू नहीं हुआ। ना 2019 में हुआ, ना 2020 में हुआ। 2020 में भी बहुत सारे बच्चे साइंस का पेपर, थर्ड पेपर बिगाड़ के आए थे। 19 में भी सेम प्रॉब्लम थी, लेकिन मुझे जो थी वहाँ पे वो मेरी स्ट्रेंथ बना। और चूँकि मैंने मेहनत की थी, चूँकि जो पीएससी है वो एक विशेषज्ञ सेवा ना होकर एक सामान्य सेवा है, और सभी सब्जेक्ट का एक सामान्य जो ज्ञान है वो एक व्यक्ति विशेष, एक स्टूडेंट से जो है वो अपेक्षित किया जाता है। तो चूँकि मैंने इसको बखूबी निभाया। राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की, क्योंकि कॉपी बोलती है जैसा कि मैंने बताया आपको। तो फिर दूसरी चीज़ ये थी कि कॉपी का आप पेपर अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। अगर आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपके जो सफलता के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा होता है और सारी जो चीज़ें हैं उसमें समय का ही खेल होता है। तो इन 3 मूल मंत्रों पर मैंने पूरी की पूरी मेंस की तैयारी की। इस बीच में कई चुनौतियाँ भी आती, क्योंकि परिवार के साथ चुनौतियाँ आती हैं, और दूसरी बात इतने लंबे टाइम तक रिजल्ट ना आना हो, कई बार असफलताओं का सामना करना, उस पर डिमोटिवेट होते थे। कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा और क्या किया था आपने? देखिए, जो समय था 2019 के बाद वाला, उससे तो सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अब जाकर के रिजल्ट आया, 2023 चल रहा है।
तो बहुत ही क्रूशियल टाइम था, कोरोना था और घर की मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। मेरे घर में मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सास ससुर हैं, तो मुझे घर भी संभालना होता था, नाते रिश्तेदारी में भी उठना बैठना होता था और फिर मुझे समय निकाल के पढ़ना भी पड़ता था। खैर फैमिली का सपोर्ट अच्छा रहा तो मैंने इस चीज़ को बखूबी किया और काफ़ी मैंने जो है वो टाइम निकाला। अगर मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता था तो मैं रात को जग कर पढ़ाई करती थी या फिर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करती थी। और जब मैं मेंस लिखने जाती थी तब तो मुझे मतलब घर से बिल्कुल ऐसा फील कराया गया कि मतलब सिर्फ तुम्हें पढ़ना ही है, तुम सभी जिम्मेदारियों से अभी हम संभाल लेंगे, सिर्फ तुम पढ़ने पे ध्यान दो। तो मेंस के टाइम पे मतलब जो है काफ़ी सपोर्टिंग नेचर रहा, खास करके मेरे हस्बैंड का। वही मेरे मोटिवेशन है और उन्हीं की प्रेरणा से आज मैं जो हूँ वो बनी। जैसा कि आप पूछ रहे थे मुझसे कि मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। क्रूशियल टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होती थी। कई बार मन में सवाल आते थे कि यार इतना लंबा समय बीत गया। पहले मेंस होने की चिंता थी कि मेंस ही नहीं हो रहा है, फिर उसके बाद में मेंस हो गया तो आपने देखा कि काफ़ी समय बाद अभी भी मतलब 2019 का जो है इंटरव्यू होना बाकी है तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, फिर इंटरव्यू नहीं हो रहा था। एक बार इंटरव्यू होते होते रह गया था जनवरी में। तो इतना क्रूशियल समय मैंने अपनी लाइफ में मतलब कभी नहीं देखा बहुत। तो मैं ज़्यादातर मेरे जो मित्रगण थे वो मैं उनको फ़ोन लगाती थी क्योंकि उनकी मेरे प्रति समानुभूति होती थी, मेरी उनके प्रति होती थी, तो हम आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। फिर मैं अपनी जो भी बातें थी वो अपनी मम्मी से शेयर करती थी। तो मम्मी मुझे समझाती थी कि बेटा लगे रहो। फ़ोन पे बहुत ज़्यादा जब मूड ऑफ हो जाता था तब फिर मैं अपनों से बातें करके अपने आप को चीयर अप करती थी। और भजन सुनना चूँकि मेरी हॉबी है तो मैं भजन सुनकर भी प्रसन्न रहने की कोशिश करती थी। क्या आपने सोचा था कि रैंक आ सकती है? देखिए जो रिज़ल्ट था वो कल आया, कल 9 जून के दिन में। तो तब शाम के समय में पढ़ रही थी, दिन में मैं पढ़ते पढ़ते थक गई थी। मुझे मेंस भी देनी है अभी 17 जुलाई से जो स्टार्ट होने वाली है, तो मेंस का ही मैं पढ़ रही थी और मैं पढ़ते पढ़ते थक गई थी और पढ़ते पढ़ते ही मेरी नींद लग गई थी। जब 6:30 बजे मेरी एकदम से नींद खुली तो मैं भड़बड़ा कर उठी और मैंने बोला यार अब तो टास्क रह गए सारे आज के पढ़ने के। और बहुत दुखी हो गई थी और अपने आप को अंदर से बहुत ऐसे मतलब कोस रही थी यार कि सिम्मी तुम कैसे सो सकती हो, तुमको पढ़ना था। और इतने में मेरे एक फ्रेंड है उनका फ़ोन आता है, वो मुझे बोलते एकदम भरभराती हुई आवाज़ में कि दीदी आप जो है वो डिप्टी कलेक्टर बन गई हो, आपकी 3री रैंक लगी है। तो मैंने बोला कि क्या बात कर रहे हो, मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा, क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो। तो चूंकि उनकी जो बात थी, आवाज़ थी, वो मजाकिया तो नहीं लग रही थी मुझे, तो मुझे लगा कि नहीं वो सही बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे जो है वो रिज़ल्ट भेजा। मैं पीएससी की साइट खोल पाती इससे पहले ही मेरे मोबाइल पे मेरे मित्रों के द्वारा रिज़ल्ट आ गए थे। तो मैंने उसको खोल के देखा तो मुझे मेरे पैरों तले एकदम धरती जो है वो खिसक गई। उस वक्त घर पर मैं अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं थे और सास ससुर भी बाहर गए हुए थे। तो उस समय मैं घर पर अकेली थी तो मैं बहुत ज़ोर ज़ोर के रोई अपना मन हल्का करने के लिए क्योंकि मैं पहले ही नर्वस थी मैं, क्योंकि मैंने ठान ली थी कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, जब तक मुझे डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट नहीं मिलेगा तब तक मैं पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि मेरे पास मौके बहुत अच्छे थे, मैंने मेहनत कर ली थी। तो 2020 का इंटरव्यू मैं दे चुकी थी, 2019 का मैं मेंस क्लियर कर चुकी थी, उसका इंटरव्यू अभी मुझे देना है, और 2021 का मैंने मेंस भी मुझे देना था 17 जुलाई वाला। तो मैंने ठान लिया था कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि तू बड़ी ढीठ है तुझे कितना बोलो कि कब तक पढ़ेगी पर तू मानती नहीं है। तो उन्होंने मुझे ऐसे कभी कभी ताने मारते थे क्योंकि इतना लंबा समय हो गया था। तो सबकी कुछ आशाएं होती हैं, मेरे भी कर्तव्य है गृहिणी होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते। तो सब लोगों की अपेक्षाओं पे कहीं ना कहीं मैं थोड़ा उनका कम कर रही थी, शेयर में दे नहीं पा रही थी उतना समय उनको। तो फिर फाइनली रिजल्ट आया तो उस समय तो बहुत रोई। हस्बैंड बाहर थे, उनको कॉल करने का प्रयत्न किया, चूंकि वो चेन्नई में थे तो कॉल नहीं उठा पाए। फिर मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया। मेरी मम्मी जो है वो पूजा ही कर रही थी उस समय, शाम का समय था। तो मम्मी के सामने फ़ोन पे बहुत रोई। पापा ने फ़ोन लिया, पापा के सामने बहुत रोई। फिर घर पे बस सब लोगों का आना चालू हुआ। मैंने बोला मैं घर पे अकेली हूँ, बिल्कुल सब लोग आ जाओ। तो सब लोग बिल्कुल दौड़े चले आए, सब जो जिस काम में लगा था छोड़ के। बस फिर जितने भी शुभकामनाएं देने वाले थे सबका तांता घर पे लग गया और बहुत खुशी मिल रही है। जब आपके हस्बैंड को पता चला, उनका क्या रिएक्शन था?
देखिए बहुत खुश हो रहे थे वो, क्योंकि मेरा जितना संघर्ष था उतना उनका भी था। दरअसल जब कोई बच्चा पीएससी की तैयारी करता है या यूपीएससी की तैयारी करता है तो वो उसकी ही परीक्षा नहीं होती, अभी तो उसके पूरे परिवार की परीक्षा होती है, क्योंकि ये बहुत कठिन संघर्ष होता है। ये कोई वनडे एग्जाम नहीं होती जिसको एक दिन में आप जाकर दे आओ और हो जाएगा। तो बहुत ही कठिन स्टेज ये होता है। तो हस्बैंड जो थे वो बहुत खुश थे, और मतलब वो इसलिए खुश थे कि यार अब इसकी पढ़ाई से छुटकारा मिल गया। अब मैं इसको कुछ काम बोलूँगा तो ये बिल्कुल सुनेगी और आके करेगी। हालांकि मैं करती थी, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी देती थी, लेकिन जब एग्ज़ाम आती थी तब तो मुझे सब कुछ छोड़ के उसमें बैठना पड़ता था। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अब तुम्हारी कॉपी किताब है उसको अच्छे से रख दो, उनकी पूजा करके। तो मैंने बोला कि तो ये मतलब एक मजाकिया मोमेंट था। तो मैंने बोला कि जी बिल्कुल। तो फिर मैंने उसी दिन से सरस्वती माँ के हाथ जोड़े और मैंने बोला कि माता जी अब मतलब आपने मेरे को पहली बार में ही मतलब सब कुछ दे दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस समय, और सबको बहुत खुशी हुई थी। फ्रेशर स्टूडेंट्स आते हैं जो एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं बार बार उनको असफलता हाथ लगती है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो देखिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। जी जी, देखिए जो फ्रेशर्स हैं, ज़्यादातर फ्रेशर बच्चों में मैंने देखा है कि बच्चों में भटकाव बहुत है। पीएससी की तैयारी करने के लिए वो अन्य शहरों से तो आ जाते हैं, गरीब किसानों के बच्चे हैं, किसी के पिताजी ने ज़मीन गिरवे रख के उनको भेजा है। कोरोना काल में लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, फिर भी इंदौर में अपने बच्चों को उन्होंने घर से 5 से 10 हज़ार रुपये पहुँचाए सर्वाइव करने के लिए। लेकिन बच्चे उसका मोल नहीं समझते, खास करके जो फ्रेशर बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो बच्चों को इसका मोल समझना चाहिए। बच्चे जो है वो इंदौर के परिवेश में आकर अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। क्योंकि मैं तो इंदौर में ही जन्मी पली बड़ी हूँ, तो मुझे यहाँ की संस्कृति शुरू से ही मेरी आत्मसात है। तो मैं बड़ी संयमित रहती थी, मेरे बिल्कुल भी चरित्र में कोई विचलन नहीं था। तो इन सारी चीज़ों ने भी मुझे मजबूती प्रदान की। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, नए फ्रेशर्स हैं, वो इंदौर की चकाचौंध में और भंवर को आके भंवर में फंस जाते हैं। तो उन्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए, और उसमें उनके माँ बाप को उनका डेली अपडेट्स लेना चाहिए, वीकली आना चाहिए। छात्रा है तो छात्रा जो है वो बड़ी होकर अपनी माँ की एक दोस्त बनती है, और अगर कोई छात्र है तो वो पिता का दोस्त बनता है। तो माता पिता को अपने बेटे बेटियों से एक दोस्ताना व्यवहार स्थापित करना चाहिए अगर वो घर से बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं तो, और उनसे शहर में क्या उनको रहने में समस्या आ रही है और ये पूछना चाहिए एकदम दोस्ताना व्यवहार पर। क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पढ़ाई करने से रोकती है। तो मतलब पूरा जो है रेगुलेशन जो है वो परिवार का मैं मानती हूँ कि रहना चाहिए। वो बच्चे को अनुशासित करता है, मर्यादित करता है, और पीएससी का जो फर्स्ट रूल है वो अनुशासन ही है। पीएससी जो है वो फर्स्ट रूल बोलती है कि आप मेरे लिए कुछ त्याग करो, तभी मैं जो है वो आपकी झोली में आऊँगी। तो मैंने इन सब चीज़ों का, सुख चैन का, नींद का त्याग किया, और परिवार में उठना बैठना ये सब चीज़ों का मैंने त्याग किया था। सोशल मीडिया से मैंने दूरी बना ली थी। तो इन सब चीज़ों का मैंने त्याग किया, तब जा कर के जो है वो घूमना फिरना, मैं घूमने फिरने नहीं चाहती थी। मेरे कजिन्स ने मुझे फ़ोन लगाना, मेरे भाई बहनों ने फ़ोन लगाना बंद कर दिया था कि जब भी सिम्मी को बोलो तो ना बोलती है कि नहीं यार सॉरी मैं तो नहीं जा पाऊँगी। हमेशा उसकी एग्ज़ाम चलती रहती है, कब तक एग्ज़ाम चलेगी, कब तक पढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे सुनने को मिलती थी, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और मैं डटी रही। और ज़रूरी नहीं कि अगर कोई बच्चा एक बार फेल हो गया, मैं भी तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार में फेल हुई थी, पर मैंने हार नहीं मानी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के समय भी मैं एक गृहिणी थी, मेरी शादी हो चुकी थी। तो जब मैं कर सकती हूँ तो और बच्चा क्यों नहीं कर सकता। जब हम एक बार फेल होकर, मैं खुद स्वयं फेल होकर, मैं शिखर पर, टॉप पर पहुंचकर वापस औंधे मुँह गिरी हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और आज रिजल्ट आप सबके सामने। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी बच्चे को जो है अगर वो पूरा फुल्ली डेडिकेटेड है तो उसको हार नहीं माननी चाहिए। और पीएससी की जंग में कूदने से पूर्व उसको उसकी क्षमताओं का आकलन करना चाहिए। जैसे उसकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तो ना हो पर संतोषजनक हो, क्योंकि पीएससी में मेंस का खेल है, और अगर आप राइटिंग ही अच्छी नहीं लिखेंगे तो बहुत आपको तकलीफ हो सकती है, बहुत चुनौती भरा हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी राइटिंग जो है वो प्रभावपूर्ण है तो आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कॉपी बोलती है, हम नहीं। आपका मीडियम कौन सा था? जी मेरा हिंदी मीडियम था। हिंदी मीडियम जी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। और आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपका जवाब दिया जाएगा। और भी आपके कोई प्रश्न है तैयारी संबंधित तो आप कमेंट में बताएंगे तो मैम से हम फिर मिलेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।
टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। जैसा कि MPPSC प्री सिलेक्शन तक प्री वाले बच्चों के लिए है, MPPSC मेंस सिलेक्शन तक मेंस वाले बच्चों के लिए है और MPESB सिलेक्शन तक MPESB वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर डेमो PDF हम प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपकी और भी कुछ क्वेरीज होती हैं, कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्शन तक से ज़रूर जुड़े रहिए, क्योंकि इस पर आपको MPPSC से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी और मिलती रहेंगी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू ऑल ऑफ